प्यारे बच्चों, तो हम वापस शुरू करते हैं पाठ मेरे संग की औरतें, लेखिका मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया। पाठ में है 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी, यानी कि लेखिका उस समय बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी नहीं कि गुड़ियों से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क भी समझती। तंग आकर पिताजी मुझे बदर्स कारमजो उपन्यास पकड़ा गए, जिसके लेखक प्रसिद्ध रूसी एक उपन्यासकार हैं। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था यानी कि कोई मानसिक रोग था, उन्हें शौक ज़्यादा था। सो जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैंने भी किताब खोल ली। सब प्राणी पलायन कर गए, अर्थात सभी घर के लोग चले गए थे। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी, मोहलत देना यानी कि फुर्सत देना, इतना समय भी नहीं दिया कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस समय ब्रदर्स कारमजो मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मड़ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में, ये कहना तो मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। कंठस्थ अर्थात याद होना। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा, यानी कि लेखिका की जो लेखन कार्य है उसको भी उस उपन्यास ने प्रभावित किया। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, व कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। अब यहाँ लेखिका ने इस उपन्यास से प्रभावित वो कितनी हुई है और उनका असर कितने ही उनके कहानियों में और उपन्यास पर रहा है, वो सारा इधर बताया है। आगे अब लेखिका बताती है, माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। नारीवाद नारियों की ही बात में पक्ष में जो रहता है उसे कहते हैं नारीवाद। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो,
नाम क्यों बदला? मनु भंडारी बहुत बड़ी लेखिका है हिंदी साहित्य की, और वो घर से बाहर निकलकर उन्होंने कई हड़तालों में, जुलूस में पार्टिसिपेट भी किया था। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे, यानी कि अचला और राजीव ने भी लिखना शुरू कर दिया। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले, यानी कि राजीव अभी तक भी हिंदी में ही लिखते हैं। लेखिका अपने भाई बहनों का वर्णन करते हुए आगे बताती है, हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि ससुराल में उसके लिखे हुए लेख को कोई नहीं पढ़ता था। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता, यानी कि अगर हिंदी से रिलेटेड मुझे कोई भी आलोचना अगर मेरी कोई करता है तो वो कम से कम बाहर के लोग ही करते हैं। अगर घर के लोग भी पढ़ने लग जाए तो घर के लोग भी आलोचना करते, तो वो उन चीज़ों से बची हुई थी। आगे, खैर, मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने 1.25 शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक है, जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड का भी। और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की, फारिग का अर्थ होता है कार्य को निपटाना, करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुटते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली जा रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर पसीने से भरी हुई खरामा खरामा धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थीमेया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तभी मैं इम्तिहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो मैं पेपर दूंगी, अदरवाइज़ नहीं, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, ठीक है, पिताजी ने भी कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, वगैरह वगैरह, लेकिन उसकी समझ में ये बातें नहीं आ रही थी। अब पिताजी के और माताजी के लाख समझाने पर भी कोई एक विश्वसनीय तर्क नहीं देने के बावजूद भी
अब उसको क्या लगता, देखिए, कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुर्तक का सहारा लिया जो युगों युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा, बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है, इत्र यानी कि सेंट, तो वह कहती है, नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। आगे तीसरे नंबर पर थी मेरी बहन चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्दों का अर्थ है सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, यानी कि पहचान नहीं पा रहा था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर ही रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में ही उसने हथियार डाल दिए। ये थी अब चित्रा की कहानी, जो लेखिका की बहन थी, लेखिका से छोटी, तो वैसे तीसरे नंबर पर। आगे है सबसे छोटी बहन अचला के बारे में बताती है लेखिका। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई भी की, पास भी हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली। पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचि नहीं लेता था और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का उसे रोग लग गया, यानी कि उसने लिखना शुरू कर दिया। अब लेखिका ने अपनी छोटी बहन के बारे में बताकर आगे बात बढ़ाई है। एक बात हम में एक सी रही, यानी कि सारी बहनों में, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं, यानी कि तलाक तक चाहे बात आ गई हो लेकिन डाइवोर्स हुआ नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। आगे लेखिका बताती है, शादी के बाद मैं बिहार के एक ऐसे छोटे से कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। अभिनय करना, एक्टिंग करनी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अब अपनी बहनों की कहानी बताने के बाद यहाँ लेखिका अब खुद के बारे में बता रही है। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब यहाँ लेखिका कर्नाटक की बात कर रही है। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त करना, आग्रह करना कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे।
पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी कि रिक्वेस्ट जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बेशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले, खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। यहाँ लेखिका ने अपने द्वारा किए गए शिक्षा के लिए प्रयासों का जिक्र किया है कि उन्होंने किस तरह से कैथोलिक बिशप से आग्रह किया कि सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोला जाए। अब लेखिका को उसकी बात कड़वी तो लगी, परंतु 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन से आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे और अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। यानी कि अच्छे अच्छे इंसान, अलग अलग ख्यात का मतलब होता है अलग अलग जगहों से आए हुए लोग और अलग अलग धर्म के लोग जो थे, वो लेखिका द्वारा खोले गए एक स्कूल के अंदर पढ़ने लगे, जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़। आगे है, ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन ने, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। यानी कि लेखिका जो लेख लिखती है वो कभी भी एक ही तरह के लीक पर चलने वाले लेख नहीं होते, कुछ अलग उनमें होता है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है, यानी कि नाले बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। पहले तल्लों से यानी कि पहले मंजिल से। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल यानी कि पता जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। यानी कि बारिश ज़्यादा होने के कारण वहाँ ना तो यातायात की सुविधा थी और ना ही कोई स्कूल कॉलेज खुले हुए थे। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था, यानी कि दुख नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने तो पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो ये थी आपकी कहानी मेरे संग की औरतें, जिसमें लेखिका ने
एक एक करके अपनी बहनों का, दादी का, नानी का, परदादी का, माँ का, सबका जिक्र किया है और अच्छे और लुभावने किस्से भी बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये किस्से बहुत ही रुचिकर लगे होंगे और यह पाठ भी अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।